हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप IAS। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। सो ये द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। यू हैव गॉट टू ब्रिंग इन द राइट पीपल टू मेक द राइट डिसीजंस। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आप अपने गोल तक पहुँचना चाहते हैं, अगर आप सही डायरेक्शन को फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप सही डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो यू नीड अ राइट कंपनी। ठीक है, आपको ओवर द लाइफ या फिर आपको ड्यूरिंग द UPSC जर्नी आपको कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको नीचे खींचेंगे, आपको डिप्रेस करेंगे, आपके ऊपर ताने कसेंगे। बट आपको इन लोगों को इन्वॉल्व ही नहीं करना है अपनी लाइफ में, आपको इनको पूरी तरह से इग्नोर करना है। ठीक है, जिस कान से इनकी बातें सुनो उसी कान से इनकी बातें निकाल दो, क्योंकि तभी आप सही डायरेक्शन की तरफ जाओगे। ठीक है, इंस्टीड ब्रिंग राइट पीपल इनटू योर लाइफ। ठीक है, सही कंपनी में रहो, तभी आपका जो इफिशिएंसी है ना वो सही रहेगा, क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड सही रहेगा। ठीक है, सो विद दिस पॉजिटिविटी लेट्स मूव अहेड। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। GS1 में हमारे पास आज कुछ भी नहीं है। GS2 में हम देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में से NPPA, ये क्या है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है ये। देन AGR क्या है? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये क्या है? देखो, दिस इज़ रिलेटेड टू टेलीकॉम सेक्टर। बेसिकली ये क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ आइडिया दे देती हूँ कि जो कंपनीज़ हैं, टेलीकॉम कंपनीज़, वो कुछ रेवेन्यू देती हैं गवर्नमेंट को। तो ये गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू बनता है ना इन टेलीकॉम कंपनीज़ के थ्रू, इसको कहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो इसको रिगार्डिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ बताई गई है, तो इसको देखेंगे हम। ओके, साथ में इंटरनेशनल रिलेशंस में से हम देखेंगे रीजन ऑफ राइजिंग इंटॉलरेंस। तो ये एक एडिटोरियल है द हिंदू का, जो बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल मुझे लगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड डायमेंशन नहीं दिया गया है, यहाँ पे एक ब्रॉडर डायमेंशन दिया गया है रिगार्डिंग द इंटॉलरेंस। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की गई है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं की गई है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ इंडिया नहीं आता, इंडिया के साथ पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब आता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। देन सुडान कू, तो एक छोटा सा हम देखेंगे सुडान कू के बारे में कि ये क्या है, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें। GS3 में हम देखेंगे एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, दोनों टॉपिक से ये रिलेट करते हैं। मुल्ला पेरियार डैम को। ठीक है, तो मुल्ला पेरियार डैम क्यों न्यूज़ में है और इसका क्या लिंकअप है डिजास्टर मैनेजमेंट से, इसको देखेंगे। CO2 एमिशन को देखेंगे। यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बुलेटिन कहते हैं इस रिपोर्ट को, और इसमें बताया गया है कि CO2 एमिशन किस तरह से बढ़ रहा है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। GS4 में हम देखेंगे इक्वालिटी के बारे में। ठीक है, तो एथिक्स डोज है हमारा ये इक्वालिटी के बारे में। तो स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं। देखो, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, स्टार दिख रहा है। ठीक है, स्टार दिख रहा है, इसका मतलब कि मेरी पूरी तैयारी थी यहाँ पे कि मैं आपको अपना फेस दिखाऊं। जो विजिबिलिटी होती है यूजुअली मेरे वीडियोज़ में, उस तरह की रखें, क्योंकि 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कॉमेंट्स आ रहे हैं कि विजिबिलिटी होती अगर मेरी भी यहाँ पे इस वीडियो में तो ज़्यादा अच्छा इंटरैक्टिव बनता। आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ठीक है, समझती हूँ मैं ये बात, लेकिन क्या हो रहा है ना, कोल क्राइसिस के बारे में हमने पढ़ा था संडे को। ठीक है, तो इस कोल क्राइसिस में हमने देखा था कोल ख़त्म हो रहा है, जिसके कारण पावर कट हो रहे हैं। तो इसकी सबसे ज़्यादा भुगतान मुझे लगता है मैं ही हूँ। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, 2-3 दिन से रोज़ उसी टाइम पे पावर कट होता है जिस टाइम पे मुझे वीडियो बनानी है। तो उसके कारण मैं आपको प्रॉपर्ली दिखूँगी नहीं। वाईफाई के भी इश्यूज़ रहते हैं, लैपटॉप की चार्जिंग के भी इश्यूज़ रहते हैं, इसीलिए वीडियो की क्वालिटी ख़राब ना हो, इसीलिए मैं अभी अपनी विजिबिलिटी को नहीं यहाँ पर ला रही हूँ। जैसे ही ये इशू रिजॉल्व होता है उसके बाद हम वैसे ही पुराने जैसे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आज तैयारी थी मेरी पूरी, क्योंकि कल परसों लाइट नहीं गई थी, लेकिन आज फिर वही हुआ, तो इसीलिए अब इसी से मैनेज कर लो, क्या करें। ठीक है, तो चलो। सुप्रीम कोर्ट टेल्स पैनल टू फिक्स मैक्सिमम वाटर लेवल एट मुल्ला पेरियार डैम। तो मुल्ला पेरियार डैम क्या है, पहले इसको समझते, कहाँ है इसको समझते, फिर न्यूज़ पे आएंगे। तो यहाँ पे आप ये मैप देख रहे हो, ये इंडिया का मैप है। ऊपर सतलुज यमुना लिंक है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कृष्णा रिवर देख रहे हो आप। ठीक है, उसके बाद ये कावेरी रिवर है, और उसके बाद है ये पेरियार रिवर। तो ये पेरियार रिवर आप देख पा रहे हो, ये वेस्टर्न घाट से निकलती है एंड इट फ्लोज इनटू दिस। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे पेरियार रिवर के ऊपर मुल्ला पेरियार डैम बना हुआ है। ठीक है, तो मुल्ला पेरियार डैम बेसिकली किसके ऊपर है? पेरियार रिवर के ऊपर है। अच्छा, अब देखो,
हम पहले बात कर लेते हैं मुल्ला पेरियार डैम की। तो देखो ये 123 ईयर्स ओल्ड डैम है, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लयार एंड पेरियार रिवर्स, ठीक है। तो दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे बेस्ड है, मुल्लयार एंड पेरियार, और इन दोनों के नाम से ही मुल्ला पेरियार नाम पड़ा है इसका, ठीक है। केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में ये है कि ये लोकेटेड तो केरला में है, लेकिन ये जो कंट्रोल करता है, जो ऑपरेट करता है इसको, इस डैम को, वो है तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु इस डैम को ऑपरेट और मेंटेन करता है, लेकिन ये डैम है केरला में। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्रिटिश जब टाइम था, ब्रिटिश रूल था, जब हमारे इंडिया में कॉलोनियल रूल था, तब ब्रिटिशर्स ने मद्रास प्रेसिडेंसी को, जो कि आज की डेट में तमिलनाडु है, मद्रास प्रेसिडेंसी को 999 ईयर्स के लिए ये जो डैम है मुल्ला पेरियार डैम, ये लीज पे दिया था, ठीक है। तो इसीलिए आज भी तमिलनाडु के पास ही ये डैम है, तमिलनाडु ही इसको ऑपरेट करता है, ठीक है। अब ये देखो, ऑपरेट एंड मेंटेन बाय तमिलनाडु फॉर मीटिंग द ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स के लिए तमिलनाडु यहाँ के वाटर को यूज़ करता है। और इस डैम में बेसिकली किया क्या जाता है, ये है देखो पेरियार रिवर, ठीक है। पेरियार रिवर का जो वाटर है, यहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम है, यहाँ पे ये देखो, ये है इस तरह से, आप इसको देख सकते हो, इस तरह से ही यहाँ पे केरला है, यहाँ पे तमिलनाडु है। तो इसका जो वाटर है वो तमिलनाडु के मदुराई वाले रीजन में डाइवर्ट किया जाता है, ठीक है, मदुराई वाले रीजन में। और यहाँ पे एक रिवर पड़ती है वैगई। इस वैगई रिवर, जो ये वैगई रिवर है, ये वाटर डिफिशिएंट रिवर है, ठीक है। ये इसमें ऑल द टाइम पानी नहीं रहता, पूरे ऑल द ईयर यहाँ पे पानी नहीं रहता मदुराई में, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ड्रॉट्स जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। और पेरियार जो है ये एक पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर वो होती है जिसमें ऑल ओवर द ईयर यहाँ पे पानी रहता है, ठीक है। तो पेरियार रिवर से यहाँ पे पानी डाइवर्ट किया जाता है मदुराई रीजन या वैगई रिवर के आसपास, ठीक है, सो दैट ये जो रेन डिफिशिएंट एरिया है, जो ड्रॉट प्रोन एरिया है, वहाँ पे पानी मिल सके फॉर एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन पर्पस। तो डैम इंटेंड्स टू डाइवर्ट द वाटर्स ऑफ वेस्ट फ्लोइंग पेरियार ईस्टवर्ड। तो देखो ये पेरियार जो है ना, ये वेस्टवर्ड फ्लो करती है, लेकिन इसको ईस्टवर्ड डाइवर्ट करने की यहाँ पे कोशिश हो रही है, ठीक है, टू द एरिड रेन शेडो रीजन्स ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु के एरिड रेन शेडो रीजन्स में इसको डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। पेरियार रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, ठीक है। केरला की पेरियार रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर है और लाइफलाइन है ये केरला की, ऑलराइट। तो ये केरला की लाइफलाइन क्यों कही जाती है? क्योंकि ये पेरेनियल रिवर है। इसके पेरेनियल होने के कारण ही केरला में कभी भी ड्रॉट्स आप देखोगे यूजुअली नहीं आते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी ऑल द टाइम रहता है, ऑल द सीजन्स रहता है, ओवर ऑल द ईयर रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? शिवगिरी हिल्स से ओरिजिनेट करती है, वेस्टर्न घाट्स के पेरियार नेशनल पार्क से निकलती है। और यहाँ पे मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं इसकी? एक तो है मुथीरापुझा, एक है मुल्लयार, एक है चेरुथोनी और एक है पेरिंजन कुट्टी। तो यहाँ पे ये तो याद रखना, मुथीरापुझा बहुत इंपॉर्टेंट है और मुल्लयार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। देखो ये आज का एक एडिटोरियल है जिसके बारे में मैं बात करी थी, द रीजन ऑफ राइजिंग इनटॉलरेंस। तो आप देख रहे हो हमारी कंट्री की अभी बात करें तो क्या, तो इनटॉलरेंस कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आप देख लो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जेंडर बायस में भी इनटॉलरेंस बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो नए इश्यूज़ निकल रहे हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इनटॉलरेंस है। तो बेसिकली टॉलरेंस क्या होता है, ये हमने 2-3 दिन पहले, शायद कल ही हमने एथिक्स डोज में डिस्कस किया था कि टॉलरेंस क्या होता है। तो टॉलरेंस क्या होता है? एक्सेप्टिंग द डिफरेंसेस इज टॉलरेंस, ठीक है। रिस्पेक्टिंग द डिफरेंसेस इज टॉलरेंस। तो जब आप अपने डिफरेंसेस, अपने आसपास के डिफरेंसेस, डाइवर्सिटीज़ को रिस्पेक्ट करते हो, दैट इज़ योर टॉलरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट इनटॉलरेंस कैसे देख रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको हम जीएस के पर्सपेक्टिव से लें तो देखो, पहली चीज़ तो हमने देखा कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉब लिंचिंग के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, और स्पेशली अगेंस्ट अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है। तो ये आप देख रहे होगे मॉब लिंचिंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे काउ प्रोटेक्शन, काउ विजिलेंटिज्म के कारण काफ़ी ज़्यादा भी केसेस बढ़ रहे हैं मॉब लिंचिंग के, ठीक है, कि बीफ का इशू आप सभी को पता होगा, ठीक है, तो मैं इसमें डेप्थ में नहीं जाऊँगी। तीसरा, आप देख रहे होगे रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत बढ़ रहा है। सैक्रिलेज की केसेस हमने देखे हैं अभी रिसेंटली। कल भी मैंने आपको बताया था सिंगू बॉर्डर पे जो एक आदमी की बॉडी मिली जिसमें हाथ पैर कटे हुए थे, उसको क्यों मारा गया? उसको सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि जो उसके ऊपर एलिगेशन है वो ये है, ये तो प्रूव भी नहीं हुआ है, एलिगेशन ये है जिन्होंने मारा उन्होंने कहा कि ये हमारे होली स्क्रिप्चर को इंसल्ट करने वाला था।
किया भी नहीं था, करने वाला था, इसीलिए उसका मर्डर कर दिया। तो देख रहे हो इस तरह का इंटॉलरेंस हमारे यहाँ पे बढ़ रहा है। और जेंडर की तो आपने कई केसेस देखे ही हैं कि जेंडर के कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो ये इंटॉलरेंस की केस बात कर रहे हैं। लेकिन ये एडिटोरियल इसलिए भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे देश की बात नहीं की हुई है, यहाँ पे पूरे रीजन की बात की हुई है। तो आते हैं इस एडिटोरियल पे। तो देखो, सबसे पहले इसमें बात की हुई है बांग्लादेश अटैक की। तो देखो, इंडिया में हमने देखा कि इंडिया में जो निहंग ग्रुप के कुछ लोग थे जिन्होंने ये सैक्रिलेज वाली चीज़ की सिंगू बॉर्डर पे, एक तरफ ये हुआ, दूसरी तरफ बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के टाइम पे हिंदूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार देखने को मिले, उनके घर जला दिए गए, ठीक है, उनका जो पंडाल था दुर्गा पूजा का वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कई लोगों को मार दिया गया। तो यहाँ पे इस तरह से बांग्लादेश की जो हिंदू माइनॉरिटी है, वहाँ पे हिंदूज आर इन माइनॉरिटी, तो इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार देखने को मिले। इसके अलावा यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल के ऊपर भी अटैक हुआ, ठीक है। तो बांग्लादेश में ये रूमर्स भी उड़ गए थे कि ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा वहाँ पे एक हनुमान जी का वहाँ पे एक स्टैचू था और हनुमान की लैप में यहाँ पे कुरान रख दी गई थी, ठीक है। किसी ने यहाँ पे कुरान रख दी हनुमान की लैप में। अब हनुमान इज़ अ हिंदू डीटी एंड कुरान इज़ अ मुस्लिम स्क्रिप्चर, ठीक है, इस्लामिक स्क्रिप्चर। तो यहाँ पे वैसे तो अगर आप इसको एक पॉजिटिव तरीके से देखो तो दिस इज़ अ सिंबल ऑफ सोशल हार्मनी, लेकिन वहाँ पे लोगों ने कैसे देखा, दे सॉ इट एज एन इंसल्ट ऑफ कुरान, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी है वो हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर हावी हो गई। तो अच्छा, एक यहाँ पे डिस्क्लेमर ये है कि आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव ओपिनियटेड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी अपना ओपिनियन ऐड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है मैं वो बता रही हूँ। सो यू हैव टू बी अ ब्रॉड माइंडेड एंड अ टॉलरेंट पर्सन टू अंडरस्टैंड दिस एडिटोरियल्स लाइक दीज, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमको हिंदू की साइड होना है, ना हिंदू कम्युनिटी की साइड होना है, ना मुस्लिम कम्युनिटी की साइड होना है। वी हैव टू बी विथ सोशल हार्मनी, ठीक है। एंड हम किस तरह से सोसाइटी में हार्मनी को इंक्रीज कर सकते हैं, हमको इसके बारे में सोचना है। तो वी हैव टू एक्सपांड आर विजन, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे तब आप इस तरह के एडिटोरियल्स को समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि बाद में इस्कॉन टेम्पल के ऊपर भी अटैक्स हुए। तो यहाँ पे बांग्लादेश की गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था, यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने इसको काफ़ी कंडेम किया है इस तरह के अटैक्स को, और उन्होंने कहा है कि वो हर तरह का प्रयास करेंगे, हर तरह की कोशिश करेंगे कि इस तरह के इश्यूज़ वापस से ना हों। ऑलराइट, अब देखो दूसरी चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिली कि रिलीजियस टेंशंस पूरे एरिया में देखने को मिल रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ बांग्लादेश में, बल्कि पाकिस्तान में भी, और इसके साथ साथ हमारे अफ़गानिस्तान में तो अब क्या ही बोलो, अफ़गानिस्तान में तो आ गए तालिबान, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो सकता। इन 3 रीजन्स में फिर भी कुछ प्रोबेबिलिटी है सब ठीक होने की, ठीक है। अब कैसे देखने को मिल रहे हैं, देखो इंडिया में आपने देखा था 1992 का बाबरी मस्जिद केस हुआ था। तो बाबरी मस्जिद को किस तरह से डिमोलिश किया गया था, उसके बाद कितने दंगे हुए, ये सारी चीज़ आप देख रहे हो। आज के टाइम पे मॉब लिंचिंग का भी आप देख रहे हो कि किस तरह से काम चल रहा है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे हिंदूज मेजॉरिटी में है, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। बहुत सारे एलिगेशन गवर्नमेंट के ऊपर भी लगते हैं, लेकिन हमको गवर्नमेंट के ऊपर कोई एलिगेशन डायरेक्टली नहीं लगाना है, क्योंकि आप जब आंसर्स लिखोगे तो यूपीएससी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गवर्नमेंट इज अंडर द रूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखोगे तो वो गलत लगेगा, ठीक है, क्योंकि यू हैव टू वर्क विद द गवर्नमेंट इन द फ्यूचर। तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है। हमने बात की थी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की, अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है हमको, ठीक है। हाँ, हम ये है कि हम यहाँ पे केसेस बता सकते हैं विदाउट टारगेटिंग एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, विदाउट टारगेटिंग एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। अब उसके अलावा कोलंबो श्रीलंका में भी हमने देखा कि यहाँ पे ईस्टर अटैक हुआ था 2019 में, बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक था, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश में भी हमने अभी देखा। इसके अलावा पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि हिंदूज़ जो हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अटैक्स होते हैं, अत्याचार होते हैं, स्पेशली बलूचिस्तान वाले एरिया में, ठीक है, सिंध वाले रीजन में। तो यहाँ पे बहुत अटैक्स होते हैं हिंदूज़ के ऊपर, क्योंकि दे आर इन माइनॉरिटी। तो इस तरह के से हर कंट्री का अपना अपना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी कंट्री दूध की धुली है या कोई भी कम्युनिटी दूध की धुली है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि 9% आपको हिंदूज़ दिखेंगे, 90% मुस्लिम्स दिखेंगे। तो आप समझ पा रहे हो कि हिंदू कितनी माइनॉरिटी में है और मुस्लिम कितनी मेजॉरिटी में है। तो इस तरह से यहाँ पर मेजॉरिटी इज
इज टारगेटिंग माइनॉरिटी। एंड फिर से कह रही हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच कम्युनिटी इट इज़, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मेजॉरिटी इज टारगेटिंग द माइनॉरिटी, सिर्फ इतना समझना है, ठीक है। रिटेलिएशन भी देखा जा रहा है यहाँ पे, जैसे एक कंट्री में कुछ होता है तो उसका बदला दूसरी कंट्री में लिया जाता है। जैसे देखा जा रहा है कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था इंडिया में, तो एक तरह से आप इसको देख सकते हो कि हिंदूज का यहाँ पे हिंदूज ने टारगेट किया मुस्लिम्स को। तो इसका रिटेलिएशन कैसे हुआ कि मुस्लिम्स जो बांग्लादेश हैं, बांग्लादेश के मुस्लिम्स ने यहाँ पे बदला लिया बांग्लादेश के हिंदूज से, ठीक है। तो समझ रहे हो, लॉजिक कुछ नहीं है, सिर्फ उनको बदला लेना है एक दूसरे से, ठीक है। तो पॉइंट इज नॉट अबाउट एनी कम्युनिटी, पॉइंट इज अबाउट द एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, पॉइंट इज अबाउट द इनटॉलरेंस, ऑलराइट। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ है, फेथ बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। और ये किस तरह के हैं, देखो ये सिर्फ इंट्रा कंट्री नहीं, इंटर कंट्रीज भी देखने को मिलते हैं। आपको एक जगह का बदला दूसरी जगह पे, दूसरी जगह का बदला पहली जगह पे। अच्छा, एक हमने देखा था कि यहाँ पे फ्रांस में एक अटैक हुआ था, फ्रांस या न्यूजीलैंड में एक अटैक हुआ था, आई एम सॉरी अगर मैं भूल रही हूँ तो, ठीक है, फ्रांस या न्यूजीलैंड में अटैक हुआ था और उसका बदला श्रीलंका में लिया गया था, या ऐसा वाइस वर्सा ऐसा कुछ था, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आप समझ गए कि न्यूजीलैंड में एक चीज़ हुई, उसका बदला श्रीलंका में लिया गया। तो इस तरह से काम चल रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और कि फेथ बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से भी देखने को मिलते हैं कि चीज़ शुरू होती है रिलीजन से, जाती है पॉलिटिक्स में, उसके बाद स्पोर्ट्स तक पहुँच जाती है। जैसे आपने देखा होगा अभी कल परसों इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो हमारे लिए और कोई हार इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती और कोई हार से हमको इतना बुरा नहीं लगता जितना हमको इंडिया पाकिस्तान में अगर हम हार गए तो उससे लगता है, ठीक है। तो ये जो एक चीज़ है ना, ये आपको स्पोर्ट्स तक देखने को मिलेगी कि ऐसा माना जाता है कि एक ऐसा नोशन है, ठीक है, एक ऐसा नोशन है जो पूरी तरह से सही भी नहीं है कि इंडिया इज़ अ हिंदू कंट्री एंड पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान और इसके बहुत सारे और भी इशूज़ हैं, लेकिन नेबर्स हैं हम, ठीक है। तो इंडिया चाहे और किसी से भी हार जाए या पाकिस्तान चाहे किसी और से भी हार जाए, डजेंट मैटर, लेकिन एक दूसरे से हारने पे बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं ये रिलीजियस इंटॉलरेंस भी काम करता है, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल जो नेता लोग हैं, लीडर्स हैं, वो भी इस रिलीजियस इंटॉलरेंस का फ़ायदा उठा के अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स को पूरी तरह से पुरजोर तरह से चलाते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी देखा गया कि अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है, लेकिन इस तालिबान का हम सभी को पता है कि तालिबान क्या कर रहा है, कितना एक्सट्रीमिस्ट है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। तो देखो आप किस तरह का काम चल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने देश में बोलती है कि हम यहाँ पे हिंदूज़ के ऊपर जो इंटॉलरेंस हो रहा है उसको रोकेंगे, ठीक है, किसी के भी अगेंस्ट जो इंटॉलरेंस हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो इंटॉलरेंस हो रहा है उसको रोकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो तालिबान को सपोर्ट कर रही है। और तालिबान तो खुद के ही मतलब इस्लामिस्ट कंट्री है, तालिबान भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन आप समझ सकते हो, फिर भी उसमें इतना इंटॉलरेंस है अपने ही रिलीजन के अंदर, ठीक है, कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, रिस्ट्रिक्शन इतना है, ठीक है। तो एक तरह से पूरे वर्ल्ड में या फिर आप समझ सकते हो पूरे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है दो कम्युनिटीज़ में, ठीक है, एक है हिंदू एक है इस्लामिस्ट, ठीक है, या फिर मुस्लिम्स। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सेज अलग अलग हैं। जैसे बांग्लादेश में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि चलो हम इसकी जांच करेंगे, इसके लिए काम करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, एंटी टेररिज्म विंग उन्होंने अलग से बनाई हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, ये सारी चीज़ें। हालांकि इंडिया भी काम कर रहा है, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर कई सारे एलिगेशंस भी लगते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट थोड़ी सी राइटिस्ट है, ठीक है, राइट विंग टाइप की गवर्नमेंट है, ठीक है, इसीलिए ये मेजॉरिटी के लिए काम करती, माइनॉरिटी के लिए काम नहीं करती वगैरह। ये सारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज के ऊपर अलग अलग गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज माने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस का हमको विजन रखना चाहिए। ज़ीरो टॉलरेंस फॉर हुम, फॉर नॉट फॉर अनदर कम्युनिटीज़ बट फॉर द रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। तो यहाँ पे अगर कोई भी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म करता है, कोई भी किसी रिलीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है, कोई भी इंटॉलरेंस दिखाता है दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए, तो वहाँ पे हमको ज़ीरो टॉलरेंस रखना है। उसको आपको बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं, इसको आपको सिरे से नकारना है, ठीक है। तभी आप यहाँ पे रिलीजियसली टॉलरेंट हो पाओगे। देखो हमारी जो कंट्री है ना वो सर्वधर्म समभाव की कंट्री है, ठीक है। ये गांधी जी ने ये टर्म दी थी, सर्वधर्म समभाव। क्या मतलब है इसका? सभी धर्म समभाव, समभाव यानी कि सेम है, ठीक है, सभी धर्मों का भाव सेम है। सो इट मीन्स वी आर अ सेक्युलर कंट्री, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैब्रिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमें इसको पकड़ के रखना है। वी हैव टू अपहोल्ड दिस वैल्यू फॉर अस, ठीक है, फॉर आर कंट्री। अब देखो यहाँ पे रिलीजन एंड पॉलिटिकल माइलेज का बीच में एक बहुत
लिंकेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे इंडिया में देखने को मिलता है, इंडिया में पॉलिटिक्स और कास्ट बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। रिलीजन और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। वैसे ही हर कंट्री में देखने को मिलता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं, जिसके कारण हेट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है कम्युनिटीज़ में, सोसाइटी में, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेकअप कॉल नाउ, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी सिचुएशंस ऐसी हमने फेस की है। उसके अलावा हमने अभी देखा तालिबान को राइज होते हुए, तालिबान को इस्टेब्लिश होते हुए दिखा है हमने अफगानिस्तान में। सो नाउ इट इज़ अ वेकअप कॉल कि अगर हम और एक्सट्रीमिज्म की तरफ गए तो क्या पता हम भी कल अफगानिस्तान जैसी ही हालत में हों, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर इंडिया, इट इज़ फॉर बांग्लादेश ऑल्सो, इट इज़ फॉर श्रीलंका ऑल्सो, ठीक है। But since we are the citizens of India, we must be concerned about India and its social harmony, alright? Then यहाँ पे अभी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा थ्रेट में हैं वो कौन कौन सी हैं? हारमनी, रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस, टॉलरेंस, ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जिनको अभी देखा जा रहा है कि बहुत थ्रेट में है। अब यहाँ पे देखो, अभी हमारे पास ऑप्शन है कि हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें या और भी इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं हमको ध्यान देने वाले, उनकी तरफ ध्यान दें। अभी हमारे पास फूड सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, पावर्टी एलिवेशन के इशूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज का इशू है, ये मोर इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं। तो हमको इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए इंस्टीड ऑफ दिस नैरो परसेप्शंस, ठीक है, इंस्टीड ऑफ दिस रिलीजियस इंटॉलरेंस। तो ये पूरा इशू था, बहुत अच्छा इशू लगा, बहुत अच्छे पॉइंट्स लगे मुझे तो इसमें। तो आप इसके ये जो मैंने साइड में दिए ना, आप लोग बोलते हो कि नोट्स क्या बनाएं, तो आपको इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स के कीवर्ड्स लिखने हैं। नोट्स बनाने बैठोगे ऐसा नहीं कि एक एडिटोरियल आया उसका एक पेज का यहाँ पे नोट बना दिया, ऐसा नहीं करना है। पॉइंट्स में लिखो तभी रिवाइज हो पाएगा, वरना रिवाइज नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। देखो, मैंने एक यहाँ पे डिस्कस किया है अवार्ड के बारे में, दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये, ठीक है। वैसे पहले मैं अवार्ड्स डिस्कस नहीं करती थी, लेकिन इस बार की जो प्रीलिम्स आई है उसमें ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिसमें अवार्ड्स के बारे में पूछा हुआ है, तो अब हम अवार्ड्स भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है इस साल 2021 का जो अवार्ड है ये 51st अवार्ड मिला है, ठीक है। और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है? वो दिया गया है रजनीकांत को, ठीक है, जो साउथ के एक्टर हैं, बहुत ही फेमस एक्टर हैं, ठीक है। तो इनको पूजा भी जाता है साउथ में, ठीक है। तो यहाँ पे इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तरह आप समझ सकते हो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। एंड दादा साहब फाल्के अवार्ड इज़ द हाइएस्ट फिल्म ऑनर, ठीक है, कंट्री का हाइएस्ट फिल्म ऑनर है ये। और लास्ट ईयर अमिताभ बच्चन को मिला था, उससे पहले विनोद खन्ना को मिला था। तो अलग अलग टाइम पे जो मेजर एक्टर्स हैं उनको मिलता रहता है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस को मिलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये कंट्री का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए मिलता है फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन सिनेमा। 1969 में इसको बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये किसके ऑनर में नाम दिया गया है इसको? दादा साहब फाल्के के ऑनर में, ठीक है। अब दादा साहब फाल्के कौन है इसको भी हम देखेंगे। पहली बार जब 1969 में मिला था तो एक एक्ट्रेस थी देविका रानी, इनको सबसे पहले मिला था। इनको कहा जाता है शी वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है। तो फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से इनको जाना जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है बेसिकली राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो फर्स्ट फीचर फिल्म थी, इसको डायरेक्ट किया था दादा साहब फाल्के ने, और इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। ये इंडियन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र 1913 की पहली मूवी थी इंडिया की, ठीक है, जिसको बनाया था दादा साहब फाल्के ने। ऑलराइट, तो इतनी चीज़ें याद रखना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसको मिला, कौन सा अवार्ड मिला, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेना कि किसको बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो आई विल नॉट गो इनटू मच डेप्थ, ऑलराइट। आगे बात करते हैं CO2 एमिशन इन 2020 अबव डिकेडल एवरेज। तो WMO की एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, जिसको बुलेटिन भी कहते हैं। इस रिपोर्ट में ग्रीन हाउस गैस इंडेक्स कहते हैं इसको, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इंडेक्स, ग्रीन हाउस गैस इंडेक्स इसको, या फिर आप बुलेटिन भी कह सकते हो। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि CO2 एमिशन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, एमिशन बढ़ रहा है। 2019 के कंपेयर करें तो उसके हिसाब से घटा है, लेकिन जो लास्ट डिकेड गया 2010 से 2020 का, ठीक है, इसमें जो एनुअल ग्रोथ होती थी CO2 एमिशन में, उससे ज़्यादा जो ग्रोथ देखी, एवरेज ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है, ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा है। तो CO2 एमिशन का ग्रोथ रेट ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये देखा गया है कि जो मीथेन है CH4, ठीक है, जो अगेन एक ग्रीन हाउस गैस है, इसमें देखा गया है कि लास्ट ईयर से भी बढ़ी है ये, और एनुअल एवरेज जो होता है लास्ट डिकेड का उसमें भी ये उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड का भी सेम केस है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी बढ़ी है, नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन भी बढ़ा है। तो कुल मिला के अभी देखो हमको COP26 में जाना
जाना है, ठीक है, पार्टिसिपेट करना है, जो ग्लासगो में होने वाली है, ठीक है। ये किसकी मीटिंग है? ये UNFCCC की मीटिंग है। इसमें हमको यहाँ पे अलग से टारगेट सेट करने हैं, हमको यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए काम करना है। इसी दौरान हमको देखा जा रहा है कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं इन सब एमिशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, परसेंटेज वगैरह दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ट्रेंड पता होना चाहिए, क्योंकि कितना डाटा याद रखोगे, ठीक है। एक चीज़ आप याद रख सकते हो कि CO2 का जो एमिशन है ना, ये देखो लगभग 149% बढ़ा है, 149% ज़्यादा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जो मिथेन है उसका लगभग 262% एमिशन हुआ है एज़ कम्पेयर टू 1750s। अच्छा देखो यहाँ पे 1750 क्यों ले रही हूँ ये, क्योंकि ये प्री इंडस्ट्रियल एरा को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी भी 1750 की अगर मैं बात करूँ तो इस एरा में ह्यूमन ने नेचर को इस तरह से एक्सप्लॉइट करना शुरू नहीं किया था जैसा कि आज हम कर रहे हैं। तो इसको प्री इंडस्ट्रियल एरा का रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है और उसके हिसाब से CO2 एमिशन आज की डेट में 149%, CH4 यानी कि मीथेन एमिशन लगभग 262% होता है, डबल से भी ज़्यादा। और इसी तरह से नाइट्रस एमिशन भी इस तरह से ही होता है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो कार्बन सिंक है वो कम हो रहा है, ठीक है। कार्बन सिंक यानी कि जो ट्रीज़ हैं, ओशन हैं, जो एब्जॉर्ब करके रखते हैं एटमॉस्फेयर से CO2 इस तरह की गैसेस को हटाते हैं और अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं, ये कार्बन सिंक हमारे पास कम हो रहा है और एमिशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है और ये देखा जा रहा है कि अगर हम करंट रेट पर ही रहे, जिस तरह से हम यहाँ पर एमिशन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, अगर हम इस करंट रेट पर रहे तो हमारा जो टारगेट है 1.5 डिग्री और 2 डिग्री सेल्सियस का, ये आपको पता होगा पेरिस पैक्ट में हमने ये टारगेट सेट किया था कि हम यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण जो टेम्परेचर राइज हो रहा है इसको हम 1.5 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस पे ही रोकेंगे, मतलब इससे ज़्यादा हम टेम्परेचर को राइज नहीं होने देंगे बाय 2100, ठीक है। तो इस सेंचुरी के एंड तक हम मैक्सिमम जो भी टेम्परेचर राइज होगा वो उससे ज़्यादा इस डाटा से ज़्यादा, मतलब 1.5 डिग्री या फिर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा। इस प्लेज को हमारे कंप्लीट होने से रोक सकता है जो हमारे आजकल के काम चल रहे हैं, जैसे जिस तरह का हमारा CO2 एमिशन है, जिस तरह का हमारा मीथेन एमिशन है, लगता नहीं है कि वो इस पॉइंट पे रोक पाएंगे टेम्परेचर राइज को, ठीक है। तो देखा जा रहा है, WMO का ये मानना है कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर राइज हमको देखना पड़ेगा। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। एंटी डायबिटिक मेडिसिन गेट्स प्राइस कैप्स। तो देखो यहाँ पे एंटी डायबिटिक पेशेंट्स जो मेडिसिन लेते हैं वहाँ पे उसके ऊपर प्राइस कैप लगाने की बात चल रही है, ठीक है। तो NPPA जो है ये क्या है? ड्रग रेगुलेटर है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी है। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे ये सीलिंग प्राइस को प्रपोज किया गया है। सीलिंग प्राइस क्या होगा कि अपर कैप कौन सी होगी? तो 12 ड्रग्स हैं डायबिटिक ड्रग्स जिनके ऊपर, एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं जिनके ऊपर प्राइस कैप लगाने की बात चल रही है, मतलब कि इस प्राइस से ज़्यादा आप इन ड्रग्स को नहीं बेच सकते, इस तरह से यहाँ पे काम होगा। तो देखो ये जो चीज़ की जा रही है वो किसके अंतर्गत की जा रही है? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995। तो ये ऑर्डर है 1995 का, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑर्डर इशू किया था अंडर असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। तो असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर पास किया गया था, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है ड्रग्स के प्राइजेस को। अब ये ऑर्डर जो है बेसिकली ये एक लिस्ट देता है प्राइस कंट्रोल्ड ड्रग्स की, किस तरह से आपको ड्रग्स के प्राइजेस डिसाइड करने हैं, किस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करवाना है इन ड्रग्स प्राइजेस को, किस तरह से आप यहाँ पे इंटरवीन कर सकते हो और ड्रग प्राइजेस को यहाँ पे कैप लगा सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। किस तरह से आप पेनलाइज कर सकते हो उन लोगों को जो यहाँ पे नहीं मानते ड्रग प्राइस कंट्रोल को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब यहाँ पे इसके लिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, इन्फोर्स कराने के लिए, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को इन्फोर्स कराने के लिए एक बॉडी बनाई गई, ठीक है, NPPA। ये लगभग 1997 में बनाई गई थी, ठीक है। तो 1995 में ये ऑर्डर आया, उसके बाद ये बॉडी आई, ठीक है। ये 1997 में बॉडी आई थी NPPA, ठीक है, जो अगेन ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत बनाई गई है। और ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 अभी रिसेंटली आया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब NPPA नाम जैसा है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, तो प्राइजेस ये डिसाइड करती है ड्रग्स की, ठीक है, और रेगुलेट करती है प्राइजेस को ये अथॉरिटी। तो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या हैं? देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये बल्क ड्रग प्राइजेस जो है उनको कंट्रोल करती है। दूसरी चीज़ की अवेलेबिलिटी देखती है और प्राइजेस देखती है मेडिसिन के। और उसके अलावा अगर मैन्युफैक्चरर्स को जो भी अमाउंट ओवर चार्ज कर, मैन्युफैक्चरर्स को अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसको किस तरह से रिकवर करना है ये देखती है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी देखती है कि अगर मैन्युफैक्चरर्स ओवर चार्ज कर रहे हैं किसी मेडिसिन के ऊपर तो उसको, उस अमाउंट को किस तरह से रिफंड करवाना है, ये चीज़ें देखती है ये, ठीक है।
और एनपीपीए जो है यही फिक्स करती है सीलिंग प्राइस, ठीक है, यानी कि अपर कैप फिक्स करती है प्राइजेस की फॉर द एसेंशियल मेडिसिन। तो एसेंशियल मेडिसिन कौन सी हैं, जो इस शेड्यूल 1 में दी गई हैं, ठीक है। जो ऑर्डर है डीपीसीओ यानी कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, उसमें जो एसेंशियल मेडिसिन मेंशन की गई हैं उसके लिए सीलिंग प्राइस भी ये डिसाइड करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हम इस इशू को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सूडान में मिलिट्री कू हो गया है। मिलिट्री कू का मतलब क्या है, कू का मतलब होता है, इसको कू पढ़ते हैं, ठीक है। कू का मतलब है तख्ता पलट हो गया है, यानी कि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया है। यहाँ पे ओवरथ्रो करके यहाँ पे मिलिट्री ने पूरी गवर्नमेंट के ऊपर हथिया लिया है, यानी कि रूल अब कौन करेगा, यहाँ पे मिलिट्री रूल करेगी एंड गवर्नमेंट यहाँ पे रूल या गवर्न नहीं करेगी लोगों को। तो ये तख्ता पलट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ पे जो सूडान है ना वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा था और उसी में सडनली ये हुआ है। तो इसके कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गए हैं। तो सूडान की लोकेशन देखो सबसे पहले तो ये है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे इधर ईस्टर्न कॉर्नर में आपको देखने को मिलेगा सूडान। तो सूडान ये भी याद रखना है कि रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। रेड सी के साथ और कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इजिप्ट है, यहाँ पे सूडान है, ये है इथोपिया। इथोपिया इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको छोटा सा दिख रहा है एरिट्रिया और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है सोमालिया और ये छोटी सी कंट्री है जिबूती, ठीक है। तो इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, जिबूती और ये है सोमालिया, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये कोस्ट पे पड़ती हैं। ऑलराइट, और इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया और जिबूती ये कंट्रीज़ जो हैं ये रेड सी को क्रॉस करती हैं, रेड सी को टच करती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सूडान से पास नहीं होता है, ना ही इक्वेटर पास होता है, ये भी देख लो। और ये ईस्टर्न कॉर्नर में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे लेक विक्टोरिया है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे है इंडियन ओशन, ठीक है। और ये यहाँ पे कौन सी स्टेट है, स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब, ठीक है। और यहाँ पे है ये सुएज कैनाल। ऑलराइट, तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ कि अगर आपको ये सूडान की पूरी हिस्ट्री जाननी हो, किस तरह से यहाँ पे मिलिट्री कू हुआ है, इसके बारे में डिटेल में जानना हो, तो आप मुझे बताइएगा कि अगर आपको इसके लिए एक अलग वीडियो लगेगा, क्योंकि मैंने चेक कर लिया है इस बार इसके बारे में हमारे चैनल पे वीडियो नहीं है। तो इफ़ यू नीड अ कॉम्प्रहेंसिव वीडियो अबाउट दिस सूडान इशू देन यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। तो इसको मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। अगर आपने देखो, इससे पहले हमने लेबनान का भी इस तरह से इशू डिस्कस किया था, तो लेबनान के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यू ऑल गाइस। तो यहाँ पे आप वो भी देख सकते हो कि मैंने किस तरह से बनाई थी, उसको देख के आप डिसाइड कर लो कि आपको इसके लिए वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ट्वीक्स एजीआर टू ईज लेवी ऑन टेलकॉस। तो देखो, टेलीकॉम कंपनीज को टेलकॉस कहते हैं। तो यहाँ पे टेलीकॉम कंपनीज जो रेवेन्यू पे करती थी गवर्नमेंट को, उसको कहते थे यहाँ पे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है। इसको लेकर यहाँ पे जो नॉर्म्स हैं उसको ईज किया गया है। तो इशू क्या है पहले ये देखो। तो यहाँ पे सपोज कि ये ABC कोई टेलीकॉम कंपनी है, फॉर एग्जांपल जियो, वोडाफोन, जो भी कंपनी है, ठीक है। अब इसको कुछ लाइसेंस फीस देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, ठीक है। ये लाइसेंस फी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि सिर्फ इतना नहीं लेंगे हम, ठीक है, सिर्फ इतना सा रेवेन्यू नहीं लेंगे, ये लाइसेंस फीस के साथ आप हमको कुछ और भी चीज़ें ऐड करके दोगे जिसको हम एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कहेंगे। इसमें कौन सी चीज़ें ऐड होती थी, जैसे कि मान लो जियो है, ठीक है। तो जियो का टेलीकॉम सेक्टर में से जो भी रेवेन्यू होता है, एक्चुअल में जियो को उसमें से उस रेवेन्यू में से कुछ पार्ट गवर्नमेंट को देना चाहिए एज अ प्रॉफिट शेयरिंग या रेवेन्यू शेयरिंग, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइसेंस फीस के फॉर्म में टेलीकॉम सेक्टर से जो भी यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है जियो कंपनी को या रिलायंस कंपनी को, वो यहाँ पे गवर्नमेंट को देना चाहिए इसको। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, यहाँ पे जो भी आपके नॉन कोर सेक्टर से भी अगर आपको कुछ रेवेन्यू हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, उससे आपको किराया आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो इन सभी का एक पोर्शन भी ऐड होगा, ठीक है। और ये सब मिलके फिर बनेगा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कह रही थी गवर्नमेंट कि आप ये सारी चीज़ें मिला के हमको दोगे तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इसका बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा था, टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर। इनफैक्ट टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर 1.47 लाख करोड़ का कर्जा हो गया था इसको पे करने के लिए, इस जो ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है इसको पे करने के लिए। इसलिए बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज बहुत घाटे में जा रही थी, लॉस में जा रही थी, और ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि बंद करनी पड़ेगी कंपनी। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कहा है कि नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा सा ईज करेंगे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू वाली चीज़ों को। तो यहाँ पे एक पुराना न्यूज़ कटिंग है, इसको देख लो।
सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को ये कहा कि पहले देखो 2005 में क्या हुआ। 2005 में गवर्नमेंट ने एक डेफिनेशन दी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की। इसमें कहा कि आप यहाँ पे रेवेन्यूज़ तो सारे तरह के रेवेन्यूज़ यहाँ पे ऐड होंगे, ये नहीं कि सिर्फ जो टेलीकॉम सेक्टर से आप कमा रहे हो वो, इसके अलावा जो भी आपके नॉन कोर सेक्टर हैं, नॉन कोर सर्विसेज हैं, उससे जो रेवेन्यू हो रहा है वो भी यहाँ पे ऐड होगा और उसके बेसिस पे आप हमको रेवेन्यू दोगे, लाइसेंस फीस दोगे या ग्रॉस रेवेन्यू दोगे। ठीक है, 2015 में इसके अगेंस्ट सारी टेलीकॉम कंपनीज टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल में गई। ठीक है, टीडी सैट में। ठीक है, ये एपेलेट ट्रिब्यूनल है रिगार्डिंग टेलीकॉम इश्यूज़। तो यहाँ पे टेलीकॉम एपेलेट ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि कंपनी सही है, कंपनीज़ की डेफिनेशन सही है, कंपनीज़ को सिर्फ जो कोर सर्विसेज हैं उनका रेवेन्यू पे करने की ज़रूरत है। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को पूरा उलट दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ पे जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनको पूरा रेवेन्यू पे करना पड़ेगा, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो गवर्नमेंट ने डेफिनेशन रखी है वो। और यहाँ पे कर्जा हो गया लगभग 1.47 लाख करोड़ का टेलीकॉम कंपनीज़ के ऊपर, मतलब इतना पे करना है टेलीकॉम कंपनीज़ को, गवर्नमेंट को। तो इसके चक्कर में बहुत सारी कंपनीज बहुत नुकसान में जा रही थी। अब उनके पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से पे करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इनको डांट लगाई टेलीकॉम कंपनीज़ ने को कि अगर आपने इनको पे नहीं किया तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो ये मान के आपके ऊपर और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी चलाई जा सकती है। तो यहाँ पे टेलीकॉम कंपनीज़ की रिक्वेस्ट पे अब गवर्नमेंट ने अमेंड करने की बात की है टेलीकॉम लाइसेंस नॉर्म्स को, और ये कहा है कि टैक्स बर्डन को हम कम करेंगे। ठीक है, जो भी नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है आपका, जो भी आपको डिविडेंड्स आते हैं, जो भी रेंट्स आते हैं, जो भी कलेक्शन फीस होती है, उसको हम यहाँ पे एग्जेम्प्ट करते हैं। आपको वो सब पे करने की ज़रूरत नहीं है, उन पे रेवेन्यू पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल था। ठीक है, तो अब टेलीकॉम कंपनीज़ के ऊपर जो बर्डन था वो काफ़ी कम हो गया है, जो टैक्स बर्डन था वो काफ़ी कम हो गया है। ऑलराइट, अब देखो एथिक्स टूल्स देख लेते हैं। इक्वालिटी इज ट्रीटिंग एवरीवन द सेम, इक्विटी इज गिविंग एवरीवन व्हाट दे नीड सो दैट दे कैन बी ट्रीटेड सेम। तो देखो यहाँ पे इक्वालिटी और इक्विटी दो चीज़ें हैं इस पिक्चर में। देखो, ये है इक्वालिटी, ये है इक्विटी। इक्वालिटी मतलब सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड देना। ठीक है, सभी लोग सेम लाइन से शुरुआत करें, इसकी कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सभी को सेम प्रिविलेजेस दिए, इसको बोलते हैं इक्वालिटी। इक्विटी क्या होती है? सभी को सेम एंड देना, सेम एंड पे लाना। ठीक है, तो यहाँ पे बिगिनिंग की बात हो रही थी, यहाँ पे एंड की बात हो रही है। तो उतना दोगे आप उस पर्सन को जितना उसको ज़रूरत है, सेम सबके जैसा सेम होने के लिए। ठीक है, सेम कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। तो यहाँ पे जिस पर्सन की, जैसे यहाँ पे हाइट के बेसिस पे बताया गया है, तो इस पर्सन को ज़्यादा ज़रूरत है प्रिविलेजेस की, इसको थोड़ी कम है और इसको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अगर प्रिविलेजेस को बांटते हो तो दिस इज नोन एज इक्विटी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, आर्टिकल 14 में सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। दिस इज इक्वालिटी। ऑलराइट, ये इक्वालिटी का एग्जाम्पल है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो रिजर्वेशंस मिलते हैं, ठीक है, रिजर्वेशंस जो मिलते हैं दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ इक्विटी। जो कम्युनिटीज़, जो सेक्शंस जो है हमारी सोसाइटी के, जो पिछड़े रह गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनको आप एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देते हो, इसको आप कहोगे इक्विटी। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे आपको इस तरह से एग्जाम्पल्स देने हैं। कल के मैंने एग्जाम्पल्स देखे, काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं टॉलरेंस के। एक दो एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ आपको उसमें से। ठीक है, नाम मुझे नहीं याद है। ठीक है, तो टॉलरेंस के मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ। पहला एक एग्जांपल था कि रिलीजियस कम्युनिटीज़ को लेकर आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में बहुत बार डिबेट होती है कि ये कम्युनिटी ऐसी, ये कम्युनिटी ऐसी, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को टॉलरेट करते हो और उनको रिस्पेक्ट करते हो। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आप अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हो, अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, फिर भी आपके इन डिफरेंसेस के बाद भी यू इन्जॉय ईच अदर्स फेस्टिवल्स, यू इन्जॉय ईच अदर्स कल्चर्स। ठीक है, तो ये भी एक तरह का टॉलरेंस हुआ। ठीक है, फिर एक मैंने ये भी देखा था कि जनरेशन गैप के कारण पेरेंट्स और जो चिल्ड्रन हैं उनके जो व्यू पॉइंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिफर करते हैं। ठीक है, और इन डिफरेंट पॉइंट्स के कारण बाद भी जो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हैं वो साथ में रहते हैं विद ऑल द लव, विद ऑल द रिस्पेक्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टॉलरेंस। अच्छा, एक एग्जाम्पल देखा था मैंने जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम लिया गया था कि यहाँ पे मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, कोई सामने वाला कांग्रेस को सपोर्ट करता है, फिर भी मैं उसको मारता कूटता नहीं हूँ। ठीक है, मैं उसको टॉलरेट करता हूँ। ये एग्जाम्पल, इस तरह के एग्जाम्पल्स को अवॉइड करना, पॉलिटिकल एफिलिएशंस के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको अवॉइड करना। क्योंकि देखो, अगर मान लो कि जो चेकर है, जो आपकी कॉपी चेकर है, वो मान लो कांग्रेस
किसको सपोर्ट करता है और आपने लिखा कि मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सामने वाले कांग्रेस के जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को जो सपोर्ट करता है उसको मैं टॉलरेट करता हूँ, तो ये पर्सन ऑफेंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल एफिलिएशन से हमको बचना है। इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट यू हैव टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल, ऑलराइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरह के यहाँ पे मत लिखना एग्जाम्पल्स, ओके। और एक चीज़ और, अपने एग्जाम्पल्स को छोटा करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो बाकी तो सब बढ़िया ही है। अच्छा देखो, एक मैंने आपसे कल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था जिसका कई सारे लोगों ने आंसर भी किया है, जो फीडबैक है, कमेंट्स है उसमें। तो देखो, चीता और लेपर्ड में क्या डिफरेंस होता है। ये है चीता, ये है लेपर्ड, देख पा रहे हो। तो ये चीता में ऐसे बड़े बड़े डॉट्स रहते हैं, ठीक है, गोले ऐसे इस तरह के, बहुत क्लियर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं इनके कोट पे। लेकिन इनके में इस तरह से होते हैं, देखो इस तरह से, यहाँ पे एक ब्लैक कोट है और इसके अंदर ऐसा थोड़ा सा ब्राउन कलर होता है। तो रोजेट लाइक मार्किंग होती है इनके लेपर्ड के शरीर पे, ऑलराइट। फिर चीता जो होता है वो थिनर स्ट्रीमलाइंड बॉडी का होता है। लेपर्ड जो होता है वो मस्कुलर बॉडी का होता है, स्टॉकी बल्की बॉडी होती है इसकी, ठीक है। जो चीता है उसकी यहाँ आंख देखो आप, तो यहाँ पे आप ये ब्लैक मार्क देख पा रहे हो, ये टीयर लाइक फेशियल मार्क है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो लेपर्ड है उसमें ऐसा कोई भी मार्क नहीं होता। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बिटवीन चीता एंड बिटवीन द लेपर्ड, ऑलराइट। तो ये चीज़ एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी, मैंने आपको बता दी। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।